थोड़े दिन पहले 3 स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवा दी थी। क्यों? क्योंकि बारिश के पानी की वजह से जहाँ वो बैठ के पढ़ रहे थे वहाँ पे बारिश का पानी आ गया, भर गया, और पूरा जो बेसमेंट था उसमें पानी पानी भर गया। करीबन बताया जा रहा है कि 12 फीट तक ये पानी भरा था। वैसे इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। और अब क्या सिचुएशन है वैसे? अभी है कि स्टूडेंट देखो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इतने टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट अभी भी उन्हें जस्टिस नहीं मिला। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी इसमें सीबीआई इंक्वायरी की परमिशन दे दी है, यानी अब इस मैटर को सीबीआई हैंडल करेगी, तो अच्छे से जांच हो पाएगी। चलो ये अच्छी बात है। साथ ही साथ अच्छी बात एक और है, वैसे अच्छी बात ही कहूंगा मैं उसे। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति हैं जो दृष्टि आईएएस के फाउंडर हैं और साथ ही साथ एक पॉपुलर फिगर भी हैं, टीचर हैं। तो इन्होंने 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, यानी कि अनाउंसमेंट करी है कि जिन लोगों की डेथ हुई है, यानी 3 स्टूडेंट्स की, उन्हें 10-10 लाख रुपए देंगे। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो राउज आईएएस के स्टूडेंट्स थे वो अब यहाँ पर यानी दृष्टि आईएएस में आकर के टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी उन्हें कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। चलो ये एक अच्छी बात है, बट इससे हमारा जो मेन इशू था, यानी जो ड्रेनेज का सिस्टम था, जिस लापरवाही की वजह से डेथ हो गई, वो तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। चलो ठीक है, ये एक सपोर्ट है, अच्छी बात है। जब स्टूडेंट उन सब पॉपुलर फिगर्स को उस प्रोटेस्ट में उनका नाम खींच करके लेकर के आए ना, तब उन्हें आना पड़ा। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद वो आते भी नहीं, मैं ये भी कह सकता हूँ। क्योंकि जब उन्हें इंसल्टेड फील होने स्टार्ट हो गया कि उनका नाम घसीटा जा रहा है इस चीज़ में, कि जैसे कि वो ब्लेम किए जा रहे हैं, तो इस चक्कर में उन्हें आना पड़ा। चलो जैसे भी आए तो सही, अच्छी बात है। और साथ ही साथ इसमें एमसीडी ऑफिशियल जो हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस भी अपना काम कर रही है, बट होता क्या है कि जस्टिस मिल नहीं रहा। प्रॉब्लम यहाँ पे सारी ये है। चलो कॉम्पनसेशन तो अनाउंस कर दिया था, आई थिंक 10 लाख का कुछ का अराउंड का कॉम्पनसेशन उन्होंने अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने। बट स्टूडेंट्स की डिमांड है कि उसे 1 करोड़ का किया जाए, क्योंकि 10 लाख तो बहुत कम है। 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन होना चाहिए। कि पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर काफ़ी बहस हो चुकी है और कब से ये मुद्दा चल रहा है। देखो मेन जो इशू है ना, चलो आपने कुछ भी अनाउंस कर दिया, आपने मॉनेटरी कॉम्पनसेशन अनाउंस कर दिया या फिर हम ये स्टेप्स लेंगे वो स्टेप्स लेंगे, ठीक है। बट जो मेन इशू है वो तो यहाँ का यहीं रखा हुआ है ना। क्यों? क्योंकि देखो वहाँ पे मेन इशू ये है कि ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। और तो और देखो, जब एक प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को एक होलिस्टिकली देख सकें। क्योंकि वहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर की बात करोगे तो छोटे छोटे कमरे के लिए आप 10-10 15-15 हज़ार रुपए देते हो। पूरे मतलब सड़कों पे गलियों में तारों का जंजाल बना हुआ है। तो वो क्योंकि पटेल नगर में ऐसा हादसा हुआ था कि एक स्टूडेंट की इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से डेथ हो गई थी। क्योंकि वो नेकेड वायर थी, पानी बारिश हो रही थी, उसने खंबे को छुआ, टच हो ही जाता है, आप ऐसे चलते फिरते किसी से भी टच हो जाता है, तो उसकी डेथ हो गई। अब किसी को क्या पता कि वहां पे एक नेकेड वायर होगी। तो ये चीज़ों का ध्यान कौन रखेगा? और वैसे अगर मैं बात करूं कि जो दिव्य कीर्ति हैं दृष्टि आईएएस वाले, उन्होंने 10 लाख रुपए देने का अनाउंसमेंट करी है कि जो इलेक्ट्रोक्यूशन से जिसकी डेथ हुई थी उसको भी 10 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, चलो ये एक अच्छा स्टेप है कि आप वॉलंटरीली कुछ करना चाह रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। बट हमारा जो मुद्दा है वो यही है कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, तारों का जंजाल बना हुआ है, इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से डेथ भी हो सकती है। ड्रेनेज इतना खराब है कि वहाँ पे एकदम सैलाब बन जाता है। दिल्ली पुलिस की एब्सर्डिटी की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो गुरखा ड्राइवर है उसे को अरेस्ट कर लिया था। हालांकि उसको रिलीज भी कर दिया गया है बेल पे। क्यों? क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। देखो बारिश हुई, पानी जम भर गया पूरे में। अब वो गुरखा जो है गाड़ी लेकर के आता है, और उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर की वजह से जो गेट होते हैं राउज आईएएस के वो टूट जाते हैं, और जिसके चलते पानी भर जाता है अंदर। तो अब उसे ये चीज तो पता नहीं था, पहली बात, ठीक है। उसके अगेंस्ट आप अगर एफआईआर करोगे, अरेस्ट करोगे, तो होगा क्या? उससे कोई इंसाफ मिलने वाला है क्या? मतलब उसका कोई लेना ना देना इस चीज में, उसे अरेस्ट कर लिया, ठीक है, गाड़ी वो आराम से चला सकता था, बट उसके लिए आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं थी और ना ही ये उसकी गलती थी। वो तो जा रहा था, उसे थोड़ी ना पता है कि यहाँ पे जो गेट है वो टूट जाएगा इस चक्कर में। तो इसे नेग्लिजेंस का केस तो नहीं कह सकते। स्टूडेंट्स की बहुत सारी डिमांड है, जैसे मैंने पहले बताया कि रेंट कंट्रोल कुछ होना चाहिए सिस्टम, क्योंकि जो वहाँ के ओनर्स है ना वो मन चाहा रेंट लेते हैं। छोटे छोटे से कमरे का, जो छोटे छोटे से कमरे होते हैं, 2 बाई 2 के कह सकता हूँ मैं कमरे की, जैसे यहाँ से 2 फीट चौड़ा होगा या फिर 3 फीट मान लो, चलो 3 फीट चौड़ा और करीबन 6 फुट लंबा होगा, बस इतना सा कमरा है, उसके लिए वो करीबन 8 से 10 हज़ार रुपए देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 8 से 10 हज़ार रुपए इतने छोटे से चीज़ के लिए। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है
यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मोनोपोली की, यानी कि एक तो स्टूडेंट्स के दिमाग में जो परसेप्शन बैठा हुआ है ना, देखो वो क्यों आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इसलिए आते हैं दिल्ली के अंदर क्योंकि उन्हें एक माहौल मिल सके और उसमें वो प्रिपरेशन कर सके, एक लाइक माइंडेड पीपल मिल जाए, यानी जो स्टूडेंट्स हैं चलो ठीक है सब तैयारी कर रहे हैं तो उनसे उठेंगे बैठेंगे उनके साथ, तो उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, नई नई स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। और हब माना जाता है कि यहाँ पे चलो बहुत सारी कोचिंग्स हैं, ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे अब जो ये चीज़ें हो रही है ना, ये एक अच्छी भी चीज़ है। इस प्रोटेस्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, और तो और लोगों को ये भी समझ में आएगा कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं, और कोविड के बाद से तो ऑनलाइन कोचिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा बूम कर चुकी है। नहीं है, और जब तक स्टूडेंट ऐसे आते रहेंगे ना तब तक उनकी मोनोपोली बनी रहेगी, क्योंकि पहली बात तो ये प्राइवेट सेक्टर है। फीस का जो है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बहुत ज़्यादा फीस है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसके पीछे हमारा जो रेगुलर एजुकेशन सिस्टम है वो थ्रॉटल कर रहा है, वो ड्रैग किया जा रहा है, उसमें कुछ भी दम नहीं बचा, वो फेल हो चुका है पूरी तरीके से। इसलिए हमें इतने पैसे 2.5 लाख रुपए दे करके कोचिंग में ज्वाइन करनी पड़ती है, और तब आईएएस का एग्ज़ाम देने के लिए या फिर कोई और भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो गया, चाहे मैं नीट की बात करूँ, चाहे नेट की बात कर लो, सबके लिए कोचिंग चल रही है। और फीस कितनी है? अगर ऑनलाइन बैच भी लोगे ना, थोड़ा सा सस्ता पड़ता है मानता हूँ, बट उसमें भी वो 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपए लेते हैं। लोग अपने आप को ब्लेम करते हैं कि भाई मुझसे एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा, मुझे इतनी कोचिंग चाहिए, इतने कोचिंग चाहिए, ये कोचिंग ले ली बट उसके बाद भी एग्ज़ाम रिजल्ट नहीं निकल पा रहा। तो इसके लिए एक ही फैक्टर है कि आपका जो रेगुलर एजुकेशन सिस्टम था जो कि पूरा फेल हो चुका था, जिसके चलते आपको इतनी सारी कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ी। अब एकदम से प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया क्योंकि स्टूडेंट्स को उस तरीके से हैंडल नहीं किया गया, उस तरीके से एक सिचुएशन में एक्सपोजर जो देना चाहिए था वो हो नहीं पाता, जो उन्हें पढ़ाई करानी चाहिए वो हो नहीं पा रही है। अब इतनी पॉलिसी, आप कोई एनईपी लेकर के आ जाओ, चलो एनईपी जो 2020 है उसमें एक ये प्रोविजन था कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे, जो कोचिंग इंडस्ट्री है इतनी हज़ारों करोड़ की, उस पर लगाम लगाएंगे। अब मैं इतने हज़ारों करोड़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली उनका अगर मैं जीएसटी कलेक्शन देखूँ ना कि गवर्नमेंट के पास कितना दे रहे हैं, वो करीबन 5500 करोड़ था। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि वहाँ पे लाइटिंग सिस्टम यानी स्ट्रीट लाइटिंग जो होती है वो नहीं है, अंधेरा खूब रहता है, मोबाइल स्नैचिंग के केसेस आते हैं इतने ज़्यादा, गाड़ी की गाड़ी उठाकर लेकर चले जाते हैं। तो ऐसे केसेस हैं, इन पे कब लगाम लगाई जाएगी, इन पे कब पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस है, वो कब जागेगी। देखो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा क्यूरेटिव मेजर्स ही लोगे, आपको प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेने चाहिए ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना उठे। अब अगर मैं रेंट की बात करूं, चलो ठीक है, एक तो प्राइवेट इंडस्ट्री है तो इसलिए रेंट को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट ये तभी होगा जब स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझेंगे कि कोचिंग इंडस्ट्री मतलब दिल्ली का जो हब बना रखा है वो नहीं है हब, ये आपके परसेप्शन से बना है कि दिल्ली एक हब है। पहले मैं ये समझता था कि ठीक है, पहले जो थिंकिंग थी ना कि हाँ हम दिल्ली जाएंगे वहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, तब ये समझ में आता था क्योंकि तब इतनी इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी, आज से 10 साल 15 साल पहले इतना इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं था। और तो और जो कॉस्ट थी वो भी, जैसे अगर मैं टैरिफ प्लान की बात करूँ वो भी बहुत ज़्यादा थे, महंगे थे, ऑनलाइन क्लासेस का इतना कल्चर था नहीं। तो अब ये चीज़ें धीरे धीरे डिस्प्लेस होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इसलिए हमें ये माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा। आपको लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के लिए जा सकते हैं, बट वही है ना कि अगर ऐसी लाइब्रेरी होगी तो कहाँ ज्वाइन करेंगे। जो यूपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है ना, इसमें कुछ बातें सामने निकल करके आती हैं, कुछ क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए। पहली बात तो ये कि जो इतने पॉपुलर फिगर हैं, टीचर्स जो हैं, जैसे कि अवध ओझा सर की बात करूं या फिर दृष्टि आईएएस की बात करूं जो कि विकास दिव्य कीर्ति हैं, तो अवध ओझा, विकास दिव्य कीर्ति, शुभ्रा रंजन, या ऐसे तमाम जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलाते हैं जो पॉपुलर फिगर बन चुके हैं, ऐसे नाम को हम इतना पॉपुलर कर देते हैं। और जो इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, जो कि मॉडेस्टली यानी मॉडरेटली पेड हैं, ये लोग इतने पॉपुलर फिगर इतने ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, इतना एक कल्चर बन चुका है इस चीज़ का, तो ये एक इनइक्वालिटी तो है। ऐसी चीज़ों की वजह से ही इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है। और जो कल्चर ऑफ सर 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 यानी जी हजूरी का जो कल्चर है, ये एक हमें सोचने वाली बात है, एक बहुत अहम मुद्दा है कि हम जी हजूरी बहुत करना जानते हैं, हमें सर 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 करके हमने सर को इतना ज़्यादा ऊपर चढ़ा लिया है कि वो अब आपके हित के बारे में सोचते नहीं है। चलो एक अच्छा पॉइंट है, जैसे मैंने बताया है कि विकास दिव्य कीर्ति ने 10-10 लाख रुपए का अनाउंसमेंट किया है, बहुत अच्छी बात है। बट ऐसा है ना कि ये तो चीज़ें इतने सालों से जो उन्होंने पैसा कमाया, अगर उसमें से 10-10 लाख रुपए नहीं, समुद्र में से एक दो मग्गे आप पानी निकाल भी लोगे तो भी क्या फ़र्क पड़ता है।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि चलो उन्हें देना चाहिए था, ये तो एक कर्टेसी थी, ये एक वॉलंटरी उन्होंने मॉनेटरी सपोर्ट दिया था, वो अच्छी बात है, वी शुड अप्रिशिएट हिम फॉर दैट, ये तो अच्छी बात है। बट एक ओवरऑल जो हमें देखना चाहिए कि जो कल्चर बनता जा रहा है ना ये पॉपुलर फिगर का, ये इसे हमें ख़त्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे टीचर्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे जिन्हें अनोनिमस हैं, जिनका अता पता नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं किसी कोने में, और बहुत अच्छे टीचर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। तो हमें ये जो कल्चर है ना पॉपुलर फिगर का, इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। जी हजूरी का जो कल्चर है उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। देखो सेकंड पॉइंट जो निकल करके आता है वो ये है कि जो कोचिंग इंडस्ट्री है ना ये बहुत बड़ी है। अगर मैं इन कोचिंग इंडस्ट्रीज़ का जो जीएसटी का कलेक्शन जो गवर्नमेंट को देते हैं ना, वो करीबन 5500 करोड़ के आसपास था। तो 5500 करोड़, और बताया जा रहा है कि करीबन 15,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। और तीसरा इशू जो है, हमारा जो इंडियन एजुकेशन यानी रेगुलर एजुकेशन सिस्टम है, इसे बदलने की ज़रूरत है, इसे रिवैम्प करने की ज़रूरत। हाँ, एनईपी 2020 में एक प्रोविजन दे रखा था कि भाई कोचिंग इंडस्ट्री है ना, इसे लगाम लगाने की ज़रूरत है। मैं 2021 की बात करूँ तो जो चाइना ने किया ना, वो इंडिया को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो तो बात की बात है, बट जो पर्पस था करने का वो सेम है। कहने का मतलब है कि जो फैमिली है हमारी, जो सोसाइटी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ रहा था कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वजह से। तो वहाँ पे जितनी भी इतने हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री थी ना, उसे एक दिन में डिस्ट्रॉय कर दिया था प्रेसिडेंट ने वहाँ के। क्यों? क्योंकि वो फैमिली का जो मतलब फैमिली पे एक फाइनेंशियल स्ट्रेन था। जो स्टूडेंट्स थे उनका जो फन एक्टिविटीज़ होती है, जो उनका टाइम होता है, वो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ले रहे थे। अगर आप समझो कि नीट का बच्चा है, नीट की प्रिपरेशन करता है या आईआईटी की प्रिपरेशन करता है, आपको पता है कि वो क्लास 11 से 10 से ही लग जाता है। क्लास 11th 10th से ही वो 6-6 घंटे फिर जी या फिर और ऐसे तमाम इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनमें वो लगा रहता है, 6-6 घंटे 8-8 घंटे देता है। और उसके बाद भी अगर मतलब 3 साल 4 साल लगाने के बाद भी नहीं होता तो फिर क्या होगा? मतलब जो एक मीनिंगफुल टाइम था वो आपका वेस्ट नहीं कहूँगा मैं, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना वो देखनी ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी चीज़ के लिए मनी स्पेंड कर रहे हो, अगर वो एम फुलफिल नहीं हो पा रहा तो उसकी जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसमें लगाना चाहिए था। बट वो हम लगा नहीं पाते क्योंकि हम उसके बजाय किसी और चीज़ में उलझ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। मे बी आप समझ पा रहे हो उसकी गहराई को या नहीं, बट प्लीज़ थिंक ओवर इट। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारे स्टूडेंट्स की जो मीनिंगफुल ईयर्स है ना उन्हें बर्बाद करता जा रहा है। जो उनका लाइफ, जो उनकी लाइफ है, मीनिंगफुल लाइफ है, वो बर्बाद हो रही है। क्योंकि देखो जो मैं कहूँ, गाँव का वो एग्ज़ाम होता है, काफ़ी ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होता है। 50-50 साल तक के लोग जो हैं वो देते रहते हैं इस एग्ज़ाम को, बट क्लियर नहीं हो पाता। उसे कंपेयर करा जाता है यूपीएससी से। हालांकि गाँव गाँव बोलूँ तो वो बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होता है। और तो और उसे अबॉलिश कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोचिंग इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा चल रही हैं। तो फ़ायदा क्या है उस चीज़ का? मतलब आप एग्ज़ाम दे रहे हो क्यों? क्योंकि एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, और उसके लिए आपको इतने ज़्यादा कोचिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, उस कोचिंग लेनी पड़ रही है, इतने ज़्यादा क्लासेस लेनी पड़ रही है कि आपका जो एक फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आप और कुछ कर सकते हो, वो नहीं हो पा रहा। और तो कुछ ये इश्यूज़ हैं। तो क्या हम चाइना की तरह वो स्टेप ले सकते हैं कि एक ही दिन में सारी इंडस्ट्रीज़ एकदम डिस्ट्रॉय कर दें? देखो, वो कैसे करेंगे वो गवर्नमेंट के ऊपर है। आप अगर कुछ सोचते हो कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसका, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट हाँ, मुझे लगता है कि क्यों करा जाना चाहिए वो दोनों का सेम है। स्टूडेंट्स के दिन में ना एक चीज़ रहती है कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो क्या होगा? तो मैं ये लोन कैसे लौटाऊंगा? फिर क्या होगा? कहाँ पे नौकरी करूंगा? ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। तो इसके लिए ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, सिर्फ एक स्टूडेंट का इशू नहीं है, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम का इशू है, ये पूरी गवर्नमेंट को सोचने वाली बात है। तो एक सर्वे कराया था यूपीएससी एस्पिरेंट्स, मतलब जो भी दिल्ली के ऊपर कि कितने एस्पिरेंट्स आते हैं, कौन कौन से उन्हें इश्यूज हैं, सीडीएस लोक नीति, उन्होंने एक सर्वे कराया था। उसका डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ और फिर देखते हैं इससे क्या निकल करके आते हैं एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दीज फैक्ट्स। तो जिस सर्वे की मैं बात कर रहा हूँ, ये कंडक्ट किया गया था लोक नीति सीडीएस, जिसमें करीबन 1000 स्टूडेंट्स जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इस सर्वे के अकॉर्डिंग 10 में से 6 लोग यानी करीबन 60% के अराउंड ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली में आए इस वजह से हैं क्योंकि दिल्ली एक रेप्यूटेड हब माना जाता है आईएएस की प्रिपरेशन के लिए। और करीबन 1/7 जो स्टूडेंट्स हैं यानी 14% के अराउंड, उन्हें चाहिए था एक यूपीएससी प्रिपरेशन का एनवायरनमेंट, इसलिए वो आए हैं इसमें। देखो, और 11% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली में इसलिए आए हैं प्रिपरेशन करने के लिए क्योंकि उनकी फ्रेंड्स, फैमिली और टीचर्स ने रेकमेंड किया था। तो यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, यानी उनके फ्रेंड्स भी कुछ होते हैं और फैमिली, क्योंकि फैमिली में भी परसेप्शन बना होता है, क्योंकि वो परसेप्शन अभी डाइल्यूट नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे चेंज नहीं हो पाया है, इसलिए वो भी रेकमेंड करते हैं। एंड सम टीचर्स ऑल्सो। देखो, कहीं कहीं पे जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं,
क्योंकि कहीं पे अगर मान लो किसी गांव से आ रहा है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आ जाते हैं। पर सभी क्यों आते हैं, उसके पीछे एक इन्फ्लुएंस, यानी जो फैक्टर है इन्फ्लुएंस का ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चलो ठीक है, ये तो हुई बात दिल्ली के कि क्यों आए। अगर मैं बात करूं कहाँ कहाँ से आते हैं दिल्ली के अंदर, तो यूपी से 24% लोग आए थे 1000 में से। 24% उत्तर प्रदेश से आए थे, बिहार से 12%, हरियाणा से 7%, राजस्थान से 7% और मध्य प्रदेश से 6% और महाराष्ट्र से 4% लोग आए थे। यानी काफ़ी सारी स्टेट्स हैं जहाँ से दिल्ली में लोग आ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, जब मैं बात कर रहा था कि गांव से आने की या विलेज टाउन से आने की, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स आए ना, उसमें से 50% ऐसे हैं, यानी 1000 में से 500 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो सिटीज़ से आए हैं। 25% ऐसे हैं जो स्मॉल टाउन से आए हैं और 25% ऐसे हैं जो विलेजेस से आए हैं। जो सर्वे किया गया उसके अकॉर्डिंग 33% ऐसे, यानी 1 in 3 सर्वेड एस्पिरेंट्स स्टे विद फैमिली, पेरेंट्स और सिबलिंग्स। और करीबन 22% ऐसे हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। तो यानी करीबन 33% अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं और 22% कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, मतलब रूम शेयर करते हैं। और कुछ ऐसे यानी करीबन करीबन 45%, यानी आप हाफ पॉपुलेशन कह सकते हैं इसे, 45% ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट्स अकेले रहना पसंद करते हैं। क्योंकि देखो वो आ रहे हैं माहौल के लिए, तो इसलिए वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो करीबन 50% हम ये मान के चलेंगे। देखो ये फिगर पे ध्यान देना कि 50% यूपीएससी एस्पिरेंट्स अकेला रहना पसंद करते हैं। अगर मैं बात करूँ ना 60% एस्पिरेंट्स की, जो कि मान लो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आ रहे हैं जैसे मैंने बताया, तो वो दे फील होम सिक। क्यों? क्योंकि उन्हें याद आती है घर की। और यही एक फैक्टर बन जाता है साइकोलॉजिकल इश्यूज का। क्योंकि जब उन्हें मतलब होम सिक फील करते हैं, वो उनकी घर की याद आती है, ठीक है, करीबन करीबन जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मिलने भी नहीं जाते, करीबन 6 महीने साल भर में एक बार मिलते हैं। कुछ होते हैं जो मिल भी लेते हैं जिनके आसपास घर होता है। बट ऐसे मतलब मैं 45% लोगों की बात कर रहा हूँ जो अकेला रहना पसंद करते हैं। तो उनमें से बहुत सारी मेजोरिटी ऐसी है जो अपनी फैमिली से ज़्यादा मिलना नहीं चाहते हैं, ऑल दो दे फील होम सिक। बट क्यों? क्योंकि उनकी पढ़ाई पीछे रह जाएगी, उन्हें पढ़ना है, इस चक्कर में वो नहीं जा पाते। 12% ऐसे हैं जो कि महीने में या फिर 1.5 महीने में अपने पेरेंट्स से मिलने चले जाते हैं। 27% ऐसे हैं जो कि 3-3 महीने में मिलते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ 1 साल में 2 बार मिलते हैं, यानी 6 महीने में एक बार मिलते हैं। और 9% ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो अपने पेरेंट्स से मिलते ही नहीं हैं। यानी अगर वो दिल्ली आ गए तो वो मिलेंगे ही नहीं। वो करीबन चलो ठीक है, वो साल बाद या जब उनका कोर्स खत्म हो जाएगा, या फिर ठीक है 2-2 3-3 अटेम्प्ट हो जाते हैं उसके बाद जाते हैं मिलने के लिए। तो 9% एक अच्छा खासा नंबर है। यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा टफ होती है और आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स के से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, कोई बहुत रेयर ही होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। तो आपको मेजोरिटी यानी 90 to 99% लोग जो होते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाते, उनका सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट होता है। तो अगर मैं 58% एस्पिरेंट्स की बात करूँ तो वो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है जो पढ़ने के लिए आए हैं। और 1000 में से 20% ऐसे हैं जो उनका सेकंड अटेम्प्ट है, यानी सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं वो। अब अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाह रहे हो तो कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन होगी ना। अब ये मोटिवेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट होती है हर लोगों के लिए। किसी के लिए पावर चाहिए, किसी के लिए पैसा चाहिए, कोई फैमिली के लिए कर रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस पे ज़रा नज़र मारते हैं कि कितने परसेंट लोगों का क्या मोटिवेशन है। अगर मैं 26% स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उनका जो प्राइमरी मोटिवेशन है ना, वो सर्विंग द नेशन है। यानी उन्होंने कहा कि उन्हें नेशन को सर्व करना है, देश के लिए कुछ करना है, इसलिए वो आईएएस बनना चाहते हैं, यानी यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं। और 17% ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनके लिए जो मोटिवेशन है वो है करियर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इस जॉब की। और करीबन 15% ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने कुछ पर्सनल इंटरेस्ट बोला, तो 15% ऐसे हैं। और प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा होती है जॉब के अंदर। तो 14% ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनके लिए मोटिवेशन प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट था। अच्छा 10% करीबन, यानी अगर मैं बात करूं 1000 में से 100 ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो अपना फैमिली ट्रेडिशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। यानी उनके पापा गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करके एक ऑफिसर बने या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो उन्हें भी अब गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, उन्हें भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो चाहे कोई और हो। अभी तो यहाँ पे सिविल सर्विसेज की बात हो रही है। तो ऐसे 10% यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। अच्छा गुड सैलरी तो एक टिपिकली एक प्राइमरी मोटिवेशन होता ही है, क्योंकि अगर आपको जॉब चाहिए। बट ऐसा है कि 7% ही है सिर्फ ऐसे लोग जो कहते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी सैलरी अच्छी होती है। एक बात तो है कि इन सब की वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज तो होते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि 45% ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। चाहे चलो वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं,
उनके लिए तो थोड़ा सा फिर भी स्टेबल होता है, बट जो लोग अकेला रहना चाहते हैं वो रहना तो इसलिए चाहते हैं क्योंकि प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, बट साथ ही साथ वो एनजाइटी और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में भी जीते हैं, जिसके चलते साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं और एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसिंग होता है। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन की बात करोगे तो बहुत समुद्र जैसा सिलेबस होता है, इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, करीबन 8-8 10-10 घंटे भी पढ़ना पड़ जाता है। कहने की बात है कि क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्वांटिटी से, बट आपको क्वांटिटी इतनी इंश्योर करनी पड़ेगी कि आप दिन में करीबन नहीं भी है तो मिनिमम 6 से 10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे इस चक्कर में और बहुत ज़्यादा डाउनफॉल भी आता है इस प्रिपरेशन के टाइम पे, तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं। अब मान लो आपके फ्रेंड्स हैं, आपने कॉलेज पास आउट किया, उसके बाद कुछ फ्रेंड्स अच्छी खासी जॉब लग गई आपकी, वो 25 का पैकेज उठा रहे हैं एनअली, और आप अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो इसके चलते पीयर प्रेशर तो होता है, इतने सारे फ्रेंड्स आपके या फिर कज़न हो गए या फिर रिलेटिव्स हो गए, तो ये सारे एक अच्छी खासी पोजीशन पे पहुंच गए सपोज करो, और आप कहीं नहीं पहुंच पाए, तो ये पीयर प्रेशर, ये एक जो प्रेशर होता है रिलेटिव्स का, ये एक प्रेशर जो सक्सेस का प्रेशर होता है ना, वो बहुत बुरा होता है। और ऐसे 36% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कहा है कि उन्हें कभी या कभी कभार ऐसा ज़रूर फील होता है कि उनका वो पीयर प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऐसे करीबन 15% एस्पिरेंट्स हैं जिनकी जो फैमिली की मंथली इनकम है ना वो 30,000 से 50,000 है, और करीबन करीबन 17% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फैमिली महीने में 30,000 से भी कम कमाती है। तो हमें ये भी जानने की ज़रूरत है, अगर मैं 16% यूपीएससी एस्पिरेंट्स की बात करूं तो उनकी जो फैमिली है ना वो मेन अर्नर ना फार्मर है। कहने का मतलब उनकी जो फैमिली है वो खेती बाड़ी करती है, वो फार्मिंग उसमें है। और अगर मैं 6% एस्पिरेंट्स की बात करूं तो वो आते हैं सेमी स्किल्ड वर्कर्स, यानी उनकी फैमिलीज जो हैं वो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं। और करीबन 14% ऐसे लोग हैं जिनकी जो फैमिली इनकम है ना वो महीने की 20,000 से भी कम है, और 5%, सिर्फ 5% ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 50,000 से भी ज़्यादा है। करीबन ऐसे यानी 43% ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो करीबन 1 से 2 लाख रुपए एनुअली यानी सालाना 1 से 2 लाख रुपए खर्च करते हैं कोचिंग में। 29% ऐसे हैं जो 2 से 3 लाख रुपए खर्च करते हैं, और 5% ऐसे हैं जो 3 से ज़्यादा खर्च करते हैं, यानी 3 से 4 लाख रुपए खर्च करते हैं। और इसमें तो एडिशनल कॉस्ट अभी लगा ही नहीं है, जो घर का खर्चा होता है, रहने का, लाइब्रेरी का खर्चा होता है, खाने का खर्चा होता है, स्टेशनरी का खर्चा होता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, और पता नहीं कितने खर्चे होते हैं, वो तो इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है। देखो मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट जो है उन्हें वो घर से ही खर्चा मिल जाता है, बट करीबन 1/5 यानी 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उन्हें पैसा मिलता है वो इनसफिशिएंट है उनके लिए, ऐसा उन्होंने कोट किया। और दूसरी चीज़, अगर जो शॉर्टफॉल होता है पैसों का तो 10 में से 3% यानी 30% ऐसे हैं जो पार्ट टाइम जॉब भी करने लग जाते हैं, यानी किसी इंस्टीट्यूट में रिसेप्शन पे कर लेते हैं, या फिर जो आंसर शीट इवैल्यूएशन की जॉब होती है उसमें चले जाते हैं, या और किसी में नॉन टीचिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी में भी पार्ट टाइम जॉब करने लग जाते हैं। और 8% ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं। ऐसे 20% हैं जो उधार लेते हैं, यानी वो सोचते हैं कि पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, नहीं कर सकते जॉब, तो इसलिए 20% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उधार ले लेते हैं पैसे। और उसमें से करीबन मैं 14% की बात करूँ ना तो 14% ऐसे लोग हैं जो कॉस्ट कटिंग करते हैं, यानी अपने खर्चे कम कर देंगे, खाने में कम कर देंगे, या जो और भी प्राइसेस होते हैं या जो और भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, या जो और भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें कम करने की कोशिश करते हैं, कॉस्ट कटिंग करते हैं। मुझे पता नहीं कि कितने लोग इस चीज़ से कोरिलेट कर पाएंगे कि ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। अगर फाइनेंशियल आप ठीक नहीं है, आपको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ रही है, या फिर आपको खर्चों में कटिंग करनी पड़ रही है, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है, तो ये एक एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता, खास तौर से यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि फिर आपके दिमाग में एक्सपेंसेस ही रहते हैं, एक्सपेंसेस ही घूमते रहते हैं, आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट अगर मैं नीट यूजीसी नेट की बात करूं तो उसमें तो एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, तो इंटेग्रिटी पे तो क्वेश्चन होता है ना एग्ज़ाम की, यानी जो आप एग्ज़ाम दिलवा रहे हो उसकी अगर इंटेग्रिटी ही नहीं है, उसमें लोग पीछे से घुस के आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा? स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। और खास तौर से अगर मैं यूपीएससी की चलो बात कर लूँ, आईएएस पूजा खेड़कर, जिनका कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दिया है अब यूपीएससी ने, साथ ही साथ उनको एंटीसिपेटरी बेल थी वो भी मना कर दी, कोर्ट ने डिनाई कर दिया देने से। अब उन्हें अरेस्ट करने के पीछे पड़े हुए हैं ताकि इंक्वायरी ढंग से हो पाए। अच्छी बात है, ये तो होना था और ये होना भी चाहिए। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो सिस्टम को चैलेंज कर देते हैं, सिस्टम को चैलेंज करते हैं बट इन नेगेटिव सेंस, यानी उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, उनके साथ खेलते हैं अपने बेनिफिट के लिए।
तो वो बैकडोर से एंट्री ले लेती हैं डिफरेंट डिफरेंट फेक सर्टिफिकेट्स बनवा करके। आईएएस पूजा खेड़कर का क्या केस है, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, अकेलापन है और अंडर परफॉर्मेंस का प्रेशर तो रहता ही है, जो फियर है ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा, तो ऐसे करीबन 60% एस्पिरेंट्स हैं, यानी 60% एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने कहा कि उनके अंदर लोनलीनेस की फीलिंग रहती है, डर की फीलिंग रहती है। और ऐसे करीबन 70% लोगों की बात करूंगा जो कहते हैं कि अंडर परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है, यानी अगर मुझसे एग्जाम नहीं निकला तो क्या हो गया, ऐसे 70% एस्पिरेंट है। आप समझ सकते हो 70%, यानी मेजोरिटी तो डरती है। इसी चक्कर में क्या होता है कि नर्वसनेस बढ़ जाती है, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, अकेलापन महसूस करते हैं, गुस्सा आता है, डर लगता है, उदासी छाने लग जाती है प्रिपरेशन के टाइम पे। और अगर प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा होने लगेगा तो नेचुरल सी बात है कि आपकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। और परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा यानी आप ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे तो एग्जाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इमोशनल आप मतलब बढ़ जाते हैं, और गुस्सा तो आता ही आता है। फीलिंग और आती है डिप्रेशन और जेलिसी की फीलिंग। डिप्रेशन तो देखो ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म सैडनेस रहेगी, अगर आप 2-2 3-3 साल प्रिपेयर कर रहे हो, 4-4 साल प्रिपेयर अकेले रह करके प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये फीलिंग तो आनी लाजमी हो ही जाती है। और जेलिसी भी एक मतलब 30% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कहा है कि जेलिसी एक फैक्टर है, क्योंकि पीयर प्रेशर होता है तो जेलिसी तो आनी आनी है। 30% ऐसे भी हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और अगर मैं बात करूं सपोर्ट सिस्टम के नाम पे, तो सपोर्ट सिस्टम के नाम पे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे ऐसे हैं कि जैसे पार्क हो गया, तो वहाँ पे कुछ लोग बैडमिंटन भी खेल लेते हैं, कुछ कुछ लोग घूमने भी चले जाते हैं कभी कभार, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, कुछ जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे हैं जो स्ट्रेस बस्टर एक्सरसाइज होती हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बट बहुत से मेजोरिटी नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि अगर वो कर भी रहे होते हैं उसमें पार्ट, तो उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलती है कि ऐसा करके मैं अपनी पढ़ाई का जो टाइम है वो बर्बाद कर रहा हूँ। स्ट्रेस होता है ना, तो इसके वो क्या करते हैं, उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए 38% स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि वो वेब सीरीज देखते हैं, टीवी देखते हैं या फिर म्यूजिक सुन लेते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं, 30% ऐसे भी लोग हैं जो फिजिकल एक्सरसाइज या मेडिटेशन में चले जाते हैं। और 30% के अराउंड ऐसे भी हैं जो किसी से फैमिली से बात कर लेते हैं। और 17% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जब उन्हें ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर आ रहा है तो वो सोना प्रेफर करते हैं, यानी दे गो टू स्लीप। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं। अगर मैं 10% स्टूडेंट्स की बात करूँ ऐसे, वो क्या करते हैं कि जब वो स्ट्रेसफुल होते हैं ना, यानी जब उन्हें स्ट्रेस हो रहा होता है, तब वो अपनी पढ़ाई रिज्यूम करने लग जाते हैं। को स्ट्रेस हो रहा है और आप उस स्ट्रेस के अंदर फिर अपनी पढ़ाई को, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर ऐसा फील होता है, गिल्टी फील होने लग जाता है और लगता है कि हाँ भाई हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, तो उस चक्कर में आप पढ़ाई करने बैठते हो। अब आप ये नहीं समझ रहे हो कि अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर और स्ट्रेस्ड हो इतने ज़्यादा, तो उसमें पढ़ाई करोगे तो आउटपुट ज़ीरो आने वाला है, कुछ भी नहीं आएगा। और साथ ही साथ फिर आपका कॉन्फिडेंस भी खत्म होगा, क्योंकि आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, उससे क्या होने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस खत्म होगा। क्यों? क्योंकि फिर लगेगा आप अपनी जो फैकल्टीज़ हैं उन पर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है, पैसे इतने बर्बाद हो गए हैं, 4 अटेम्प्ट हो गए, अभी तक कुछ नहीं पता, अब क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस लाजमी उठ रहे हैं, और इसके चक्कर पे आपकी परफॉर्मेंस जो होती है, जो एक फियर ऑफ अंडर परफॉर्मेंस है, वो बूस्ट हो जाता है। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि जो कोपिंग मैकेनिज्म है, जो कोपिंग स्किल्स होनी चाहिए ना इन सबसे लड़ने के लिए, जो शक्ति होनी चाहिए, वो हमें नहीं सिखाई जाती। क्योंकि 6% ऐसे हैं जब उन्हें स्ट्रेस होता है तो वो स्मोकिंग करने लग जाते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं। यानी 6% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्मोक करते हैं और अल्कोहल भी लेते हैं अपना स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। और करीबन 2% ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि वो स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, मतलब कुछ भी नहीं पता उन्हें, वो डिफरेंट डिफरेंट वेज ट्राई करते रहते हैं, बट वही है ना, हवा में हाथ पैर मारने वाली बात होती है, तो दे डोंट नो एक्चुअली। 19% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान उन्हें ऐसा महसूस होने लग गया है कि उन्हें थेरेपिस्ट से बात करने की ज़रूरत है, यानी अब उन्हें थेरेपिस्ट की ज़रूरत। 19% को एहसास तो हो गया कि उन्हें थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, बट उसमें से सिर्फ 6% हैं जो थेरेपिस्ट यानी साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलर से मिल पाते हैं, यानी बाकी लोग तो जा ही नहीं पाते, वो सिर्फ सोचते रहते हैं। 10% एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये माना है कि वो नींद के लिए नींद की दवाई लेते हैं और एंटी डिप्रेसेंट्स भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही थी। अब मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही थी, वो बताए किसे? बताने से अच्छा वो क्या करते हैं, अपना मेडिकेशंस लेना स्टार्ट कर देते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो और ऐसा बताया गया है कि जब से उन्होंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तब से ये सब प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं।
नो डाउट कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है और ट्रफ्स एंड क्रेस्ट भी आते हैं, आपको उतार चढ़ाव आते रहेंगे इस प्रिपरेशन के टाइम पे। बट जो कोपिंग स्किल्स होनी चाहिए वो हमें सिखानी चाहिए थी ना, वो हमने किसी ने सिखाई नहीं कोपिंग स्किल्स। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि स्ट्रेस कुछ होता नहीं है, और अगर होता भी है तो उसके लिए जो अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने चाहिए, जो मैकेनिज्म होना चाहिए, वो होता नहीं है, हमें सिखाया नहीं जाता इस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ की वजह से देखो ऐसा होता है कि अगर आपको टाइम पे मेडिसिन नहीं मिले तो भी प्रॉब्लम होती है। देखो प्रॉब्लम को अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम को सही समय पे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम के लिए आपने कोई दवाई ली और वो सही टाइम पे नहीं मिली तो भी प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम में आप गलत दवाई ले लोगे तो भी प्रॉब्लम है, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ये एक इशू है कि अगर आप प्रॉब्लम के लिए, जो भी आपकी सिचुएशन है उसके लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशन सही टाइम पे नहीं लोगे तो वो प्रॉब्लम स्नोबॉल होनी होनी है, वो बढ़ती चली जाएगी। हर चीज़ की कॉस्ट होती है, अगर सही टाइम पे कोई काम नहीं किया गया, सही टाइम पे अगर वो मेजर्स नहीं लिए गए तो उसकी बहुत बाद में एक बड़ी कॉस्ट चुकानी पड़ सकती है। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स जो हैं उन तक शेयर करना, और जो प्रिपेयर करना चाहते हैं उन्हें भी शेयर करना, ताकि वो इस चीज़ को समझ सकें कि ओवरऑल स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, वो क्या क्या फेस करते हैं, और उनकी कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, और साथ ही साथ क्या ऐसे पिटफॉल्स हैं जिनसे आने वाले स्टूडेंट्स को बचना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी, आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर।